हाँ कर दो। नमस्कार दोस्तों, जो पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चंस है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 81 है वो क्या बोल रहा है कि निम्न में से किसने यह माना है कि जिस राज्य ने अपने मुख्य दायित्व के भार से मुक्त होने के लिए अभी अभी अपना विकास प्रारंभ किया है, वह इन तत्वों की अनिवार्यता के बोझ के तले पीस सकता है यदि इन्हें पूरा करने का क्रम, समय, स्थान और रीति निर्धारित करने की छूट उसे नहीं दी जाती है। तो बेनेगल नरसिंह राव ने कहा है, या फिर आचार्य जेबी कृपलानी ने कहा है, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है, या कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने कहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा कहा है। किनके बारे में? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट सुमेलित कीजिए, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को एक दूसरे से पृथक। क्या ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है? बिल्कुल आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है। तो इसमें भी आर्टिकल 1 है, इसमें भी 1 है, यानी कहने का मतलब आर्टिकल 50 है और ऑप्शन नंबर 1 है, बिल्कुल सही है। गोवंश तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध का निषेध, क्या आर्टिकल 48 में है? बिल्कुल आर्टिकल 48 में है। तो ये 2 है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दोनों तो ऑप्शन है, ये गलत हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट ग्राम पंचायतों का गठन, ये आर्टिकल कौन से में है? 40 में है, तो 4 नंबर आ जाएगा। 40 में 4 नंबर इसमें है। उसके बाद में नेक्स्ट एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करना, यह आर्टिकल कौन से में है? 44 में है, तो 3 नंबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद आर्थिक असमानताओं को दूर करने का संकल्प बताता है? मेरे दोस्तों, आर्टिकल जो 36 है इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा। क्या लिखा हुआ है भाई? राज्य की परिभाषा। नेक्स्ट आर्टिकल 37 है, ये नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति को बताता है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति को बताता है और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किनको? नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। और नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये राज्य के लिए क्या होते हैं? सलाह का कार्य करते हैं, यानी सलाहकारी संस्था होती, सलाह देने का कार्य करते हैं। आर्टिकल 38 क में क्या लिखा हुआ है और 40 में क्या लिखा हुआ है? तो 40 में क्या लिखा हुआ है? ग्राम पंचायतों का गठन। क्या लिखा हुआ है? ग्राम पंचायतों का गठन। अब क्या पूछ रहा है कि आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों। संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद अंतः स्थापित किया गया है? यानी कहने का मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976। आपको स्वयं को पता है मेरे दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन के अलावा एक तो 97वां संविधान संशोधन हुआ था, और 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। कब हुआ था? 2012 में हुआ था। आपको यह भी पता है कि इसके तहत एक आर्टिकल 43 ख है वो संविधान में जोड़ा गया था, और 43 ख में क्या लिखा हुआ है कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, समितियों को बढ़ावा देना, सहकारी समितियों को क्या देना? बढ़ावा देना। यह आर्टिकल कौन से में लिखा हुआ है? 43 ख में लिखा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको स्वयं को पता है कि एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था। यह कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसके तहत आर्टिकल जो 38(2) संविधान में जोड़ा गया था। 38(2) में क्या लिखा हुआ है कि आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। आर्टिकल कौन सा था? 39 ख था। इसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें लिखा हुआ था कि देश के भौतिक संसाधनों का, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण, स्वामित्व व नियंत्रण, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व
या फिर स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, नियंत्रण, और इनका इस प्रकार से बंटवारा करना कि सार्वजनिक हित को लाभ मिले, सार्वजनिक हित को क्या मिले, लाभ मिले। तो देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण करने का कार्य राज्य सरकार करती है, और इनका वितरण करने का कार्य भी कौन करती है, राज्य सरकार करती है। और इन संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करेगा जिससे अधिक से अधिक लोगों को क्या मिले, लाभ मिले। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा आता है, 39 ग आता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि राज्य संपत्ति और उत्पादन का उस प्रकार से केंद्रीकरण करेगा, संपत्ति और उत्पादन का, और उस प्रकार से केंद्रीकरण करेगा जिससे अधिक से अधिक लोगों को क्या मिले, लाभ मिले। उसके बाद में नेक्स्ट 39 घ में क्या लिखा हुआ है, श्रमिक स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। और आर्टिकल कौन सा आता है, 39 से अड़ा आता है, श्रमिक स्त्री और पुरुष को कष्ट न पहुंचाना। तो ये 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। ये 97वां संविधान संशोधन है। अब 42वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 39 का जोड़ा गया, बिल्कुल जोड़ा गया। इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था सम्मान, न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता, सम्मान, न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता। जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो उनके लिए न्याय है वो निःशुल्क है। उसके बाद में 43 ख है, ये मैंने आपको बता दिया कि 97वां संविधान संशोधन तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट 46 ख है। 46 में क्या लिखा हुआ है तो आपको स्वयं को पता है कि इसमें लिखा हुआ है कि एससी और एसटी के लिए राज्य है वो विशेष प्रावधान करेगा। यह आर्थिक हितों को देखभाल करने के लिए और एजुकेशन के दृष्टि से। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा आता है, 48 का आता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मेरे दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का क्या संरक्षण, वन वन्य जीव व पर्यावरण का संरक्षण। तो इसी में मेरे दोस्तों आपको स्वयं को पता है आर्टिकल 48 में क्या लिखा हुआ है, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, कृषि और पशुपालन को क्या देना, बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक है, ये भी सही है। कौन सा, एक, और उसके बाद में 4, 1 और 4 किसी में है, बिल्कुल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से गलत कौन सा है। काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना, ऐसा आर्टिकल 42 में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट राज्य वन्य एवं पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना, ऐसा क्या 48 क में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, अभी पढ़ा है हमने। राज्य सहकारी समितियों के गठन, उनकी स्वायत्तता पूर्ण तरीके से कार्य का निष्पादन करना, ऐसा क्या आर्टिकल 43 ख में लिखा हुआ है। ये ख है भाई, ख में लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट है अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा एवं आर्थिक हितों की वृद्धि करने का प्रयास करना, क्या ऐसा आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है। 45 में नहीं लिखा हुआ, ऐसा आर्टिकल कौन से में लिखा हुआ है, 46 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 45 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 45 में मेरे दोस्तों लिखा हुआ है प्रारंभिक शैशव अवस्था की देखभाल करना, प्रारंभिक शैशव अवस्था की, शैशव अवस्था की देखभाल करना, देखभाल करना, और 6 वर्ष से कम आयु को बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा, ये डी है, ये गलत है। इसको 43 ख करना है भाई, क नहीं है, ख है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल है। मादक द्रव्यों का केवल औषधियों प्रयोग, क्या ऐसा लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। आपको स्वयं को पता है मेरे दोस्तों, पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना ये राज्य का कर्तव्य बनता है।
और ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है। सम्मान नागरिक संहिता, ऐसा आर्टिकल कौन से में लिखा हुआ है? आर्टिकल मेरे दोस्तों आपको स्वयं को पता है कि कौन सा आएगा? 44 आएगा। नेक्स्ट, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ऐसा कौन से में लिखा हुआ है? तो ऐसा मेरे दोस्तों 43 क में लिखा हुआ है। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐसा मेरे दोस्तों ये स्वतंत्रता है, तो ये आर्टिकल कौन से में है? 19 क में है। आर्टिकल कौन से में है? 19 क में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बिल को लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य कुछ विवाद हुआ था? हिंदू कोड, हिंदू विवाह बिल, हिंदू उत्तराधिकारी बिल, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण बिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वो 1 नंबर हो जाएगा। इसको हिंदू कोड बिल को लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य क्या हो गया था? विवाद हो गया था। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करें कि कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन गलत है? यह आयरलैंड की देन है, बिल्कुल सही बात है। नीति निर्देशक तत्व है, ये स्रोत किसकी देन है? आयरलैंड की देन है। संविधान के भाग 4 में, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल सही है। गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित आर्टिकल 40, 43, 45, 46, 47, 44 है, ये बात सही है, ये बात गलत है। मेरे दोस्तों आपको स्वयं को पता है आर्टिकल जो 36 है उसमें क्या है? उसमें राज्य की परिभाषा है। राज्य की क्या है? परिभाषा। आर्टिकल 47 है, आर्टिकल 37 है, 37 है, ये नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति को बताती। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति को कौन सा आर्टिकल? 37। आर्टिकल 38 है, ये मेरे दोस्तों कहता है कि लोक कल्याण की समृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। लोक कल्याण की समृद्धि के लिए लोक कल्याण की समृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। उसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल 39 में क्या लिखा हुआ है? 39 में लिखा हुआ है कि स्त्री और पुरुषों के लिए या सभी नागरिकों के लिए राज्य है वो समान जीविका के साधन उपलब्ध करवाएगा। जीवन जीने के जो साधन है, जीविका के साधन उपलब्ध करवाएगा। आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल 40 आता है। 40 में क्या लिखा हुआ है? ग्राम पंचायतों का गठन। क्या लिखा हुआ है? ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल कौन सा आता है? 41। 41 में क्या लिखा हुआ है? नागरिकों को काम, शिक्षा व जन सहायता पाने का अधिकार। काम, शिक्षा व जन सहायता पाने का अधिकार, जन सहायता पाने का अधिकार। 42 में क्या लिखा हुआ है? 42 में आपने देखा होगा कि राज्य के कर्मचारियों की काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध करना। न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का क्या करना? उपबंध करना। और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध करना। 43 में क्या लिखा हुआ है? 43 में लिखा हुआ है कि कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी जो व्यक्ति जितना काम करता है बदले में उतनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए ताकि उसका जीवन यापन सही प्रकार से चल सके। निर्वाह मजदूरी, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। 44 में क्या लिखा हुआ है? 44 में लिखा हुआ है सम्मान नागरिक संहिता, सम्मान नागरिक संहिता, सम्मान नागरिक संहिता। 45 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल कौन सा आ गया? 45। 45 में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि शैशव अवस्था की देखभाल करना, शैशव अवस्था की क्या करना? देखभाल करना। और इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। 46 में क्या लिखा हुआ है? 46 में एससी और एसटी हैं, इनके आर्थिक हितों की देखभाल करना और इनके लिए शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान करना। 47 में क्या लिखा हुआ है? जीवन स्तर और पोषाहार स्तर को, जीवन स्तर और पोषाहार स्तर को उच्च बनाना यह राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है और मद का क्या करता है? निषेध करता है। आर्टिकल 48 में क्या लिखा हुआ है? क्या? एग्रीकल्चर, कृषि व पशुपालन को क्या देना? बढ़ावा देना
और दुधारू वाहक जो पशु हैं उनकी नस्ल को सुधारना और गोवध करना कानूनी क्या है, अपराध है। आर्टिकल 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व की जो वस्तु है, स्मारक है, वस्तु है, स्मारक है, भवन है, इनका क्या करना, संरक्षण करना। और आर्टिकल 50 में क्या लिखा हुआ है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का क्या करना, बंटवारा करना। कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का क्या करना, बंटवारा करना। उसके बाद में नेक्स्ट है 51 में क्या लिखा हुआ है, 51 में लिखा हुआ है विदेशी नीति। विदेशी नीति कहने का मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जो शांति व सहयोग को बढ़ावा देना और विवादों को मध्यस्थता से निपटारा करना और अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते का क्या करना, सम्मान करना। तो ये है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये गलत हो गया। गांधीवादी जो सिद्धांत है उस पर आधारित आर्टिकलों के बारे में बात करें तो आर्टिकल 40 आता है, आर्टिकल 43 आता है, आर्टिकल 46, 47 और 48, ये जो आर्टिकल हैं वो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा, डी। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों। यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकों के द्वारा किया जाएगा, यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा है, किसके बारे में, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अंद्रेश टबारकर ने क्या कहा है कि नीति निर्देशक तत्व है, यह राज्य की क्या है, आत्मा है, राज्य की क्या है, आत्मा है। ठाकुर भार्गव दास है, इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में नहीं बल्कि किन के बारे में कहा है, मौलिक अधिकारों के बारे में कहा है, सॉरी प्रस्तावना के बारे में कहा है। और प्रस्तावना के बारे में इन्होंने भी क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है, जटिल नग है। और जटिल नग ही नहीं मेरे दोस्तों, तोल का तराजू है, तोल का क्या है, तराजू है। तो इन्होंने किन के बारे में कहा है, प्रस्तावना के बारे में ये कथन कहा है, किसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में। गयासुद्दीन है, इन्होंने कहा है कि 9 वर्ष के प्रथम दिन की क्या है, शुभकामनाएं, 9 वर्ष के प्रथम दिन की क्या है, शुभकामनाएं, प्रथम दिन की शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। जबकि इसी के बारे में कहा है मेरे दोस्तों, लेकिन टीटी कृष्णाचार्य ने ठीक ही कहा है। टीटी कृष्णाचार्य ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा है कि यह भारतीय जनता की सच्ची भावनाओं का कूड़ादान है, भारतीय जनता की सच्ची भावनाओं का क्या है, कूड़ादान, सच्ची भावनाओं का कूड़ादान है। जबकि इसी के बारे में कहा है मेरे दोस्तों, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ठीक ही कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है कि यह संविधान की अनोखी विशेषता है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा है, यह संविधान की अनोखी विशेषता है। तो ये जो कथन कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकों के द्वारा किया जाएगा, ये कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में समाजवादी प्रकार के तत्वों का प्रोत्साहन दिया गया है। आर्टिकल 41 है, 42 है, 39 है और 38 है। आर्टिकल 43 है, 44 है, 45 है, 49 है। आर्टिकल 40 है, 45 है, 48 है। आर्टिकल 41 है, 42, 43, 44 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अब कौन से आर्टिकल में क्या है ये मैंने पहले ही बता दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों 1 नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, मूल कर्तव्य से संबंधित कथनों में गलत का चयन करें। इनमें कौन सा कथन ऐसा है जो गलत है, मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। सरदार सवर्ण सिंह ने कहा था कि इनकी संख्या 8 होनी चाहिए या 8 होगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने यह कहा कि इनकी संख्या 10 होगी। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था कि इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, 10। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जोड़े गए, बिल्कुल सही। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 10वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, नहीं भाई 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन सा, 11वां मूल कर्तव्य। उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि माता पिता व अभिभावक का यह कर्तव्य बनता है
बनता है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजे और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। अवसर प्रदान करें। तो ये था 11वां मूल कर्तव्य, लेकिन ये 10वां नहीं था भाई। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्मा समिति का गठन कब किया गया था? तो 1996 में, 1997 में, 1998, 1999। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। 1999 में इस वर्मा समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों। निम्नलिखित में से सरदार सवर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं थे। आपको स्वयं को पता है कि सरदार सवर्ण सिंह थे, ये सभापति थे इस समिति के, सभापति। उसके बाद में सचिव कौन थे? उसके बाद में सदस्य कौन थे? तो सभापति तो आपको स्वयं को पता ही है कि सभापति थे मेरे दोस्तों, वो कौन थे? सरदार सवर्ण सिंह। सरदार सवर्ण सिंह। सचिव कौन थे? तो सचिव थे मेरे दोस्तों ए के अंतुले। ए के अंतुले। नेक्स्ट सदस्य कौन थे मेरे दोस्तों? एस एस रे। एस एस रे। और कौन थे? आपको स्वयं को पता है सी एम स्टीफन, ये भी सदस्य थे। और कौन थे? एच आर गोस्वामी। कौन थे? एच आर गोस्वामी। और कौन थे? ए वी सैयद महमूद। सैयद महमूद ये थे। और कौन थे? इनके अलावा मेरे दोस्तों आपको स्वयं को पता है डीपी सिंह। कौन थे? डीपी सिंह। और कौन थे? डीसी गोस्वामी। ये गोखले है भाई, एच आर गोखले। एच आर गोखले। एच आर गोखले। सर वो पर्सन निकालना एक बार फिर से। त्राणवा पर्सन निकालना सर। तो मेरे दोस्तों जो सदस्य थे ये गोस्वामी नहीं थे, ये गोखले थे। क्या नाम था? गोखले। एच आर गोखले। एच आर गोखले। इनके अलावा और कौन थे? मैंने कहा कि मेरे दोस्तों डीपी सिंह। कौन थे? डीपी सिंह। और कौन थे मेरे दोस्तों? तो डीसी गोस्वामी। कौन थे? डीसी गोस्वामी। और कौन थे मेरे दोस्तों? बी एन बनर्जी। कौन थे? बी एन बनर्जी। और कौन थे? मैंने आपको बताया कि सी एम स्टीफन। सी एम स्टीफन। और कौन थे मेरे दोस्तों? तो मैंने आपको बताया कि इसके अलावा आपके वी एन गॉडगिल। कौन थे? वी एन गॉडगिल। वी एन
गॉडगिल। और कौन थे? मैंने आपको बताया कि सैयद महमूद, सैयद महमूद। इनके अलावा रजनी पटेल भी थी, वीवी साडी भी थी, एस एस रे ये भी सदस्य थे। वी ए सैयद मोहम्मद ये मैंने बता ही दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये राइट आंसर कौन सा होगा? ये जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, ये होगा कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा? केजी बालाकृष्णम का इस समिति से कोई संबंध नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान के भाग 4 क समावेश होने से नागरिकता के कर्तव्यों के अनुपालन का मामला संवैधानिक कानूनों के क्षेत्र में आ गया है और उस पर न्यायालय में विचार किया जा सकता है? राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य विवाद, राम प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य विवाद, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य विवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, राम प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य विवाद। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। यह कथन किसने कहा था कि अधिकारों का स्रोत कर्तव्य है और यदि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तथा अधिकारों को खोजने के लिए दूर तक नहीं जाना पड़ेगा? यह कथन कहा था मेरे दोस्तों, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल कर्तव्य से संबंधित कथनों का गलत कथन है उसका चयन करना है। संविधान का पालन करे व राष्ट्रगान राष्ट्र ध्वज का आदर करे, ये क्या मूल कर्तव्य है? बिल्कुल है। नेक्स्ट, पहला मूल कर्तव्य यही है। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखिए, ये बात सही है। ये दूसरा मूल कर्तव्य यही है। राष्ट्रीय महत्व की वस्तु भवन स्मारक का संरक्षण करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। तो इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन का प्रयास करें, ये भी मूल कर्तव्य है, बिल्कुल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों। प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव भी है, इनकी रक्षा करे और संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, यह कौन सा मूल कर्तव्य है? तो आपको स्वयं को पता है कि यह 7वां मूल कर्तव्य है। और 7वां को अंग्रेजी में क्या आता है? जी। और क ख ग में क्या आएगा? 6। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या? 51 6 यानी सी। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? पहला मूल कर्तव्य है, दूसरा मूल कर्तव्य है, तीसरा मूल कर्तव्य है, चौथा मूल कर्तव्य है। पहला और दूसरा मैंने बता ही दिया था, ये तीसरा मूल कर्तव्य है मेरे दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल 51 क में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? यानी इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? आर्टिकल 51 क में नहीं है। मातृत्व की भावना का विकास करे, ऐसा है, बिल्कुल है। करों का भुगतान करे, क्या ऐसा लिखा हुआ है? देश की रक्षा करे, क्या ऐसा लिखा हुआ है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। मेरे दोस्तों ये करों का भुगतान है, ये नहीं है मूल कर्तव्य, और बाकी सारे के सारे क्या है? मूल कर्तव्य है, यानी आर्टिकल 51 का में है। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? निषेधात्मक कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य है, सकारात्मक कर्तव्य है या फिर नागरिक कर्तव्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वो डी हो जाएगा। ये नागरिक क्या है? कर्तव्य है। तो पॉलिटिकल से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट। और मेरे दोस्तों इससे संबंधित आपके कोई बात समझ में नहीं आई है तो पूछ लेना, कमेंट कर देना कि ये बात समझ में नहीं आई है, वो और समझा देंगे। अब मैं मेरी वाणी को क्या देता हूँ? विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयास के 2.0 ग्रेड 3 की टेस्ट सीरीज के अंदर। आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अपनी इस टेस्ट सीरीज को लेकर बड़े ही सीरियस है और आने वाली अपनी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी आप बड़े ही वो कहते हैं कि बड़े ही दृढ़ निश्चय के साथ आप लगे हुए हैं वर्तमान में। और ये जरूरी भी है साथियों, क्योंकि अगर लक्ष्य को भेदना है ना तो उसके अनुसार ही हमें मेहनत करने की जरूरत होती है।
तो आज के टेस्ट सीरीज के अंदर आप लोगों के भूगोल विषय को लेकर जो सवाल रहे उनके सॉल्यूशन के लिए मैं उपस्थित हूं आप लोगों की सेवा के अंदर। तो सबसे पहला सवाल जो आज के टेस्ट में रहा साथियों, वो बिल्कुल आसान और सिंपल ही था। हालांकि सवालों की भाषा थोड़ी सी टिपिकल जरूर रही, लेकिन सवाल बड़े अच्छे थे। ये बहुत शानदार सवाल आज के इस टेस्ट में रहे साथियों। देखो, सबसे पहले अगर सवाल की बात करते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति आवश्यक है। तो बिल्कुल है साथियों, क्योंकि CO2 जो है वो एक तो CO2 की उपस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हरे पादप हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए भी आपके वायुमंडल में CO2 की जो उपस्थिति है वो आवश्यक है। दूसरा, CO2 जो है वो उष्मा को क्या कर सकती है साथियों, या ताप को क्या कर सकती है, अवशोषित कर सकती है, इसलिए भी वायुमंडल के अंदर CO2 की उपस्थिति आवश्यक है। तो यहाँ पे A और R दोनों साथियों सही है, और कारण जो है वो या R जो है वो एक ही सही क्या करता है, व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन A जो है विद्यार्थियों वो आपके इस सवाल का आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब आप लोगों ने जो भी आंसर किया वो ध्यान से आप लोग इसको याद रखना। दूसरी बात देखो, इसी सवाल की व्याख्या में अगर अपन बात करते हैं तो CO2 को लेकर आप क्या याद करोगे? CO2 को लेकर आपको याद होना चाहिए साथियों कि ये एक तो जो लघु सौर तरंग होती है, ठीक है, लघु सौर तरंग के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है। ठीक, पारगम्य मतलब उनको रोकने में ये मदद नहीं करती, सहायक नहीं होती। और जो पार्थिव विकिरण होती है, दीर्घ पार्थिव विकिरण होती है, उन पार्थिव विकिरणों के लिए अपारगम्य होती है। ठीक है, पार्थिवीकरण के लिए क्या होती है, अपारगम्य, जिसके कारण हमारी पृथ्वी के धरातल और उसके वायुमंडल का तापमान जो है साथियों वो बढ़ने लगता है। और तापमान बढ़ने से हरित गृह प्रभाव का या ग्रीन हाउस इफेक्ट का निर्माण हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग का निर्माण होता है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव। अब हरित गृह प्रभाव को लेकर जब भी साथियों एग्जाम्स के अंदर सवाल पूछा जाता है तो यहां से सबसे अच्छा सवाल ये निकलता है कि हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस कौन सी है। तो सबसे मुख्य जो गैस होती है हरित गृह प्रभाव को लेकर वो होती है CO2। CO2 के बाद आप मार्स गैस या मीथेन गैस की बात कर सकते हो। ठीक है, CH4 आप इसे कहेंगे, तो CH4 कह दो, मार्स गैस कह दो, या मीथेन गैस कह दो, एक ही बात। और फिर तीसरा हम लोग बात करते हैं तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और चौथी की अगर मैं बात कर लूं तो नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी आपके हरित गृह प्रभाव को लेकर उत्तरदायी मुख्य जो गैसें हैं साथी वो रहेंगे, जिनमें सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, CO2 का होता है। तो ये आप ध्यानपूर्वक बढ़िया तरीके से इसको याद रखना। और CO2 का एक सवाल आप ये भी याद कर सकते हैं कि इसका विस्तार जो है वो धरातल से लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। तो साथियों धरातल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक CO2 का जो विस्तार है वो हमें देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान से याद रखना है। ठीक है, चलो अगली बात, अगला जो सवाल है उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये सवाल था साथियों कि उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश किस मंडल में दिखाई देते हैं। देखो, उत्तरी ध्रुव प्रकाश और दक्षिण ध्रुव प्रकाश को हम लोग बहुत बार इसका नाम जो है वो सुनते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से हम इनको जानते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूं कि हम जो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश है, ठीक है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश को कहते हैं अरोरा बोरियलिस, अरोरा बोरियलिस। ठीक है साथियों, और अगर हम दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश की बात करते हैं तो दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश को कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से साथियों इसको जानते हैं। ठीक है, अब अरोरा बोरियलिस जो है ना, इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साथियों कुमेर ज्योति, सॉरी सुमेर ज्योति। क्या कहोगे, सुमेर ज्योति। और जो आपके अरोरा ऑस्ट्रेलिस है इसे हम कहेंगे कुमेर ज्योति। ठीक है, कुमेर ज्योति, ये भी आप ध्यान से याद रखें कि ये इसी के नाम रहेंगे, अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस को लेकर। अब ये कहां दिखाई देते हैं तो आपको ध्यान रखना है आयन मंडल, और आयन मंडल में भी साथियों कहां दिखाई देते हैं, तो आयन मंडल इस सवाल का आंसर रहेगा, ये ध्यान रखें। और आयन मंडल की हमें पता है कि 4 परतें होती हैं, कौन कौन सी, तो इसकी जो 4 परतें होती हैं उनमें सबसे नीचे होती है D, फिर होती है E, फिर होती है F और फिर होती है G। ठीक है, इन सभी परतों के अपने अपने कार्य हैं। जैसे D जो परत होती है ये दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, E की अगर बात कर लूं तो मध्यम रेडियो तरंगों का परावर्तन, F की बात करते हैं लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन, और G की बात करते हैं तो सभी प्रकार की रेडियो तरंगों का परावर्तन इनके माध्यम से होता है। दूसरी बात साथियों यहाँ पे जो क्या याद रखनी है, जो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो E परत होती है इसे कैनेली हेविसाइड भी कहा जाता है, कैनेली हेविसाइड, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है साथियों। कैनेली हेविसाइड, एक सवाल भी शायद आज के ही टेस्ट में इसका था। E परत का नाम होता है कैनेली हेविसाइड और F को कहते हैं एप्लेटन परत, एप्लेटन
परत के नाम से इसको जानते हैं साथियों। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। और अगली बात देखो, यहाँ पे आयन मंडल की कौन सी परत होती है जिसके अंदर हमें उत्तरी ध्रुव प्रकाश, दक्षिण ध्रुव प्रकाश यानी कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस और जो अरोरा बोरेलिस है वो दिखाई देंगे। तो ध्यान रखना ई परत में ये दिखाई देते हैं। तो आयन मंडल की कौन सी परत होती है जिसमें रंगीन प्रकाश का निर्माण होता है, रंगीन प्रकाश जो है वो दिखाई देता है, तो वो ई परत रहेगी साथियों। तो आयन मंडल इस सवाल का आंसर रहेगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखें, अगला सवाल क्या था, निम्न में से कथनों में से सही कथन को चुनना था साथियों। तो ये 4 कथन जो दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से कथन सही थे ये आप लोगों को चुनना था। वायुमंडल अगर पढ़ रखा है तो बहुत सिंपल सवाल हो जाएगा ये। ओजोन ज्यादातर समताप मंडल में पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है भाई। ओजोन जो परत है साथियों, इसका मैक्सिमम जो विस्तार है, मैं ये कहूं कि सीधा सा कि सबसे ज्यादा या मूल इसका जो विस्तार है वो समताप मंडल में मिलता है। ठीक है, कौन सी परत का? ओजोन परत का। सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, धरातल पर मानव जीवन को त्वचा के कैंसर नामक रोग से बचाती है। कौन सी परत? ओजोन। ओजोन गैस के मापन की इकाई क्या होती है? डॉप्सन। और इसका मैक्सिमम जो विस्तार होता है वो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में इसका सर्वाधिक विस्तार होता है। समताप मंडल के अंदर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है, उसका मूल कारण क्या होता है? आपके ओजोन परत। क्यों? क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके समताप मंडल के तापमान को साथियों बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये भी अपन इसमें ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। चलो फिर अगली बात करते हैं, दूसरा कथन पढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा है कि ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर ऊपर होती है। ये बिल्कुल गलत है साथियों। क्यों गलत है? क्योंकि ओजोन परत का विस्तार कहां होता है? समताप मंडल में। अब समताप मंडल का तो विस्तार ही 20 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है, और कथन में लिख रहा है कि 50 से 75 किलोमीटर, तो मध्य मंडल में चले गए हम। तो मध्य मंडल में ओजोन परत का विस्तार साथियों नहीं होगा, तो ऑप्शन जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा आपका। तीसरा पढ़ो कि ओजोन सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, बिल्कुल करती है, जिससे धरातल पर मानव जीवन को त्वचा के कैंसर नामक रोग से बचाती है, और समताप मंडल के तापमान को क्या कर देती है साथियों? बढ़ा देती है। ठीक है, ओजोन परत का पृथ्वी पर जीवन हेतु कोई महत्व नहीं है। यह भी गलत है। महत्व है भाई, क्योंकि अगर ओजोन परत नहीं होगी तो धरातल पर मानव जीवन जो है वो पैराबैंगनी जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो विकिरण है, उनके प्रभाव के कारण वो स्किन कैंसर, त्वचा के रोग से घर्षित हो जाएगा। त्वचा जो है वो झुलसना शुरू कर देगी। ठीक है, तो यहां पर कथन कौन कौन से सही है? पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। तो 1 और 3 देखो कहां मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आए। क्वेश्चन था कि एक तरफ सूची 1 और सूची 2 को आप लोगों को मिलान करना था साथियों। सबसे पहले लिखा है ओजोन छिद्र। आपको अगर याद हो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर, याद करो साथियों, अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन परत के अंदर छिद्र की खोज होती है 1985 के अंदर। कौन से महाद्वीप पर? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। और अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन परत में छिद्र होने का जो मूल कारण था वो था आपके CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता। ठीक है, अब ओजोन परत के संरक्षण हेतु पहला जो सम्मेलन हुआ वो आपके स्वीडन के अंदर इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो आयोजित किया गया था। और अगली बात यहां बता दूं कि इसके बाद 1987 के अंदर आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसका आयोजन किया गया था कनाडा के अंदर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन के संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन होता है कनाडा के अंदर। अब ओजोन छिद्र अगर होगा तो ओजोन परत जो है उसका विनाश होगा। तो ओजोन छिद्र किसके लिए जिम्मेदार है? ओजोन परत के विनाश के लिए जिम्मेदार है। तो ओजोन परत का विनाश देखो लिखा है ओजोन परत विनाश के त्वरण, यानी पहले में आपको 2 नंबर जोड़ना था। तो पहले में देखो 2 नंबर कहां कहां आ रहा है? 2 जगह आ रहा है। ऑप्शन ए में भी आ रहा है और ऑप्शन सी में भी आ रहा है। बी और डी में नहीं आ रहा, मतलब ये तो आंसर कभी इसका हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए नंबर और ऑप्शन सी में से इसका आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव जब अभी हम लोग पढ़कर आए थे CO2 में भी मैंने आपको कहा कि CO2 जो गैस होती है वो सूर्य की से आने वाली जो लघु सौर तरंगें होती हैं उनके लिए पारगम्य होती है, और पृथ्वी से भेजी गई जो दीर्घ पार्थिव विकिरण होती है उनके लिए अपारगम्य होती है, जिसके कारण हमारे वायुमंडल और धरातल का तापमान बढ़ने लगता है और हरित ग्रह प्रभाव का निर्माण हो जाता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि आपतित और निर्गमित विकिरणों के अंतर के कारण जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव का निर्माण होता है। तो यहां देखो ग्रीन हाउस प्रभाव में ऐसी बात कहां लिखी हुई है? ठीक देखो, वायुमंडल के निर्गमित, देखो ये लिखा हुआ, वायुमंडल के निर्गमनी एवं आगामी दीर्घ तरंग विकिरण में क्या होता है साथियों? अंतर होता है। तो इसके कारण आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या होता है साथियों? निर्माण होता है। तो ऑप्शन 2 के साथ आप 1 नंबर को जोड़ दोगे, और जैसे हमने ये जोड़ा आंसर आ गया। फिर भी और अधिक
तसल्ली के लिए क्या कर सकते हैं, भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन का मतलब क्या होता है, वायुमंडल जो आपके वायुमंडल है और आपके जो धरातल है उसके तापमान का बढ़ना। तापमान का बढ़ना किस पर डिपेंड करता है, CO2 की मात्रा में वृद्धि जब होगी तो धरातल का तापमान साथियों बढ़ेगा, क्योंकि जितने CO2 की मात्रा बढ़ेगी उतना ही ज्यादा आपके जो दीर्घ पार्थिव किरण है उनको अवशोषित करने का काम किया जाएगा, जिससे वायुमंडल और धरातल दोनों का तापमान साथियों बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो यहां पे तीसरे के साथ आप तीसरा जोड़ लो। और एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो एक प्रकार का परावर्तन होता है साथियों, जिस माध्यम से सूर्य की तरंगें आती हैं उसी माध्यम से सूर्य की तरंगों को वापस लौटा देना क्या कहलाता है, एल्बिडो, परावर्तन। तो सबसे ज्यादा जो एल्बिडो होता है वो ध्यान रखना, सर्वाधिक जो एल्बिडो होता है वो हिमाच्छादित क्षेत्रों का होता है, हिमाच्छादित। ठीक है, हिमाच्छादित क्षेत्रों का एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखें। और न्यूनतम जो एल्बिडो होता है वो सागर सतह का होता है, सागर सतह का एल्बिडो क्या होता है बेटा, न्यूनतम होता है। ठीक है, ध्यान से याद रखना इस सवाल को भी कि सर्वाधिक एल्बिडो पृथ्वी पर कहां होता है, तो हिमाच्छादित या बर्फ से आच्छादित जो क्षेत्र होते हैं उनका एल्बिडो सर्वाधिक होता है। क्यों, क्योंकि बर्फ चिकनी होती है और चिकनी सतह का यह गुण होता है कि सूर्य की किरणें जिस माध्यम से आती हैं उसी माध्यम में वो लौटा दी जाती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो एल्बिडो है वो कहां का होता है, जहां तरंगों का परावर्तन सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है तो हिमाच्छादित क्षेत्रों के द्वारा, और सबसे कम कहां किया जाता है तो सागर सतह के द्वारा। वो एब्जॉर्ब करती है, रोकती है, पानी गर्म होने में सूर्य की तरंगों को काम में लेता है, जिसके कारण न्यूनतम जो एल्बिडो है वो सागर सतह का होता है और सबसे ज्यादा जो एल्बिडो है वो आपके हिमाच्छादित क्षेत्रों में रहेगा। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहां पे 4 नंबर इसके साथ जोड़ दोगे तो बताओ ऑप्शन ए जो है विद्यार्थियों वो आपके इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या रहा देखें। क्वेश्चन नंबर 120 था आपके कि निम्न में से किस ऊंचाई पर ओजोन जो है वो सघन रूप में पाई जाती है। तो ओजोन की सघनता सबसे ज्यादा, मैंने आपको कहा था कि भाई ओजोन परत जो है ना ये कहां पाई जाती है, समताप मंडल के अंतर्गत साथियों इसका विस्तार होता है। ठीक है, इसकी बेसिक बात हमने ये भी की थी कि भाई ओजोन परत जो है इसको मापने की इकाई, गैस को मापने की इकाई क्या होती है, डाप्सन होती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसका सबसे सघन जो विस्तार है वो 15 से 35 किलोमीटर में बोल के भी आया था पिछले सवाल के अंदर, तो इसको ध्यान से याद रखना। और समताप मंडल संपूर्ण के अंदर आपके ओजोन परत जो है वो पाई जाती है। तो इस सवाल का आंसर और साथियों ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट है, 15 से 35 किलोमीटर। ठीक है, चलो अगला सवाल जो है उस पर आते हैं। निम्न में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है, ये बहुत अच्छा सवाल है भाई। बेसिकली देखो साथियों, हम लोग इस सवाल का आंसर जो है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक रूप है आपके क्लोरीन, ठीक, जो ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, मतलब मूल कारण अपन इसको कह सकते हैं। और अगली बात देखो यहां पे, अगर मैं आपको ये कहूं कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन इसका एक अणु, क्लोरीन का एक अणु जो है वो ओजोन के 3 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है। ठीक, क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 3 लाख अणुओं को क्या कर सकता है साथियों, नष्ट कर सकता है। इस कारण से ओजोन क्षरण का सबसे प्रधान या मुख्य जो कारण है वो होता है क्लोरीन। ठीक है, ध्यान से याद रखना। चलो अच्छा, यहां देखो एक मीथेन लिखा हुआ है, ये बड़ा अच्छा है। मीथेन जो शब्द है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है क्या, कि एक तो मीथेन गैस के स्रोत आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, जैसे कोयले की खदान, ठीक है, कोयले की खदान हो गई, और समुद्र की तलहटी हो गई, समुद्र तलहटी, और धान के खेत हो गए, चावल या धान के खेत, ठीक है, और जुगाली करने वाले जंतु हो गए, जुगाली करने वाले जंतु, और नगरीय अपशिष्ट हो गया, नगरीय अपशिष्ट। ठीक है, ये सभी मीथेन गैस के क्या होते हैं साथियों, स्रोत होते हैं, मीथेन गैस के सोर्स हैं। और अगली बात अगर मैं बता दूं कि आप याद रखना कि अगर मीथेन गैस जल के अणुओं में विद्यमान है, जल के अणुओं में व्याप्त है, तो ऐसी मीथेन गैस को क्या कहते हैं, क्लैथरेट कहते हैं। क्या कहेंगे, क्लैथरेट। तो मीथेन गैस जो जल के अणुओं में विद्यमान होती है उसे क्या कहा जाता है, क्लैथरेट कहेंगे, ध्यान से याद रखना। और मीथेन गैस किसका मुख्य घटक होती है, तो आप कह सकते हो सर ये बायोगैस, और यानी कि गोबर गैस, ठीक है, और साथ में आप किसका नाम ले सकते हो, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनका मुख्य घटक होती है क्या, आपके मीथेन। ठीक है, ध्यान से याद रखना कि मीथेन गैस किसका मुख्य घटक होती है, तो आपके बायोगैस और CNG का मुख्य घटक होता है। एक हम रसोई गैस की बात करते हैं, LPG, ठीक है, तो LPG का जो मुख्य घटक होता है ना वो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन व प्रोपेन। ये साथियों किसका मुख्य घटक होता है, तो ये LPG का मुख्य घटक होता है। ठीक, तो ध्यान से इसको भी याद रखना भाई। चलो अगला सवाल देखो क्या था, आकाश के नीलेपन का प्रमुख कारण क्या है। भाई आकाश का नीला रंग होना,
गोधूली के रंगों का निर्माण होना, ठीक है, इंद्रधनुष के रंगों का निर्माण होना, प्रातःकाल व सायकाल के नैनाभिराम रंगों का निर्माण होना, ये सभी किसका प्रभाव है? धूल कणों का प्रभाव है। धूल कणों के कारण क्या होता है कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनको बिखेरने का काम किया जाता है, प्रकीर्णन का काम होता है, जिसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखता है। वास्तव में आकाश का रंग काला होता है, ठीक है। गोधूली के रंगों का निर्माण होता है, प्रातःकाल सायकाल के नैनाभिराम रंग जो है उनका निर्माण होता है, इंद्रधनुष के रंगों का निर्माण आप कह सकते हो। किसका कारण है? आपके धूल कणों का परिणाम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जलवाष्प अकेली जिम्मेदार नहीं होगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं बैठेगा। घनत्व नहीं होगा। वायुमंडल, वायु अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन और वायुमंडल द्वारा नीचे प्रकाश का अवशोषण। तो ये देखो यहां लिखा हुआ है कि वायु अणुओं द्वारा, वायु अणु मतलब धूल कण द्वारा सूर्य के प्रकाश का क्या हो रहा है भाई? प्रकीर्णन। इसी के कारण आकाश का रंग जो है साथियों वो कैसा दिखता है? अपने को नीला दिखता है। तो सी ऑप्शन है साथियों इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथ में देखो आप धूल कण की अगर मैं बात करता हूं, वायु अणुओं की बात करता हूं, तो एक सवाल और भी याद करना साथियों कि धूल कण जो होते हैं इनको आर्द्रता ग्राही नाभिक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आर्द्रता ग्राही नाभिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि धूलकण जो है वो बादलों के निर्माण में सहायक होते हैं साथियों, इसलिए इनको क्या कहेंगे? आर्द्रता ग्राही नाभिक कहेंगे। बादलों के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक। कौन? धूलकण। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आर्द्रता ग्राही नाभिक जो है साथियों कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा भाई। क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं इसलिए घटित होती हैं क्योंकि भाई अपना क्षोभ मंडल है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्षोभ मंडल के अंदर कि अधिकांश जो मौसमी घटनाएं हैं जैसे आंधी तूफान का आना, बिजली का चमकना, बादलों का गरजना, वर्षा का होना, ये सभी क्या है साथियों? मौसमी घटनाएं हैं। और ये सभी मौसमी घटनाएं वायुमंडल की जिस परत में पूर्ण होती हैं वो आपका क्षोभ मंडल है। अब क्षोभ मंडल में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्षोभ मंडल के अंदर आपके सभी प्रकार की जो संवहनीय क्रियाएं हैं या मैं कहूं वाष्पीकरण से संबंधित क्रियाएं हैं या धूलकण से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो सभी यही क्षोभ मंडल के अंदर पूर्ण होती है, ठीक है। तो इस कारण यहां पर मौसमी घटनाएं जो है साथियों वो घटित होती हैं। तो देखो पहला ऑप्शन क्या लिखा है इसमें कि इस मंडल में तापमान समान रहता है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। तापमान समान रहता है क्या क्षोभ मंडल में? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान तो घटता है सब क्षोभ मंडल के अंदर, और अगर बढ़ता है तो हम उसे फिर क्या कह देते हैं? ताप प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण के नाम से जानते हैं। तो समता क्षोभ मंडल के अंदर कभी तापमान समान नहीं होता साथियों। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ये तो कथन ही गलत है। इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि विद्युत आवेशित कण आयन मंडल में पाए जाते हैं और वो विद्युत आवेशित कण जो है वो आपके कौन से मंडल संबंधित है? आयन मंडल। पृथ्वी से जाने वाली जो रेडियो तरंगे हैं उनको वापस पृथ्वी की ओर लौटाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर जो संचार साधन है वो संचालित होते हैं, ठीक है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, तो ऐसा भी नहीं है साथियों, क्योंकि हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित करने का काम क्षमता मंडल में होता है ओजोन परत के द्वारा। तो बचा आपके पास एक ऑप्शन, कौन सा? डी। तो ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। इसमें संपूर्ण वाष्पीकरण की क्रिया होती है, अधिकतर धूलकण होते हैं, ऐसा होने के कारण यहां मौसमी घटनाएं जो है साथियों वो घटित होती है, ठीक। कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल के अंदर। इसीलिए क्षोभ मंडल को हम लोग देखो क्या नाम देते हैं, एक तो इसको परिवर्तनीय मंडल कहा जाता है। परिवर्तनीय मंडल इसी को कहते हैं, इसी को आप लोग जीवन मंडल कहते हो, जीवन मंडल, ठीक है। परिवर्तनीय मंडल कहते हो, जीवन मंडल या संवहनीय मंडल, संवहनीय मंडल भी इसी को कहा जाता है साथियों। इसी को हम लोग ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। अंग्रेजी के नाम साथियों जरूर आप लोगों को ध्यान से याद रखने, एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है विद्यार्थी को अंग्रेजी नाम, ठीक है। तो ये ट्रोपोस्फेयर की बात हुई। ऊंचाई की अगर मैं बात कर लूं तो 18 से 20 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है, या 18 किलोमीटर एवरेज की अगर मैं बात करूं। देखो अगर आप धरातल से हम भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर चलते हैं तो सौरमंडल की हाइट जो है वो 18 किलोमीटर तक होती है। और अगर मैं ध्रुवों की बात करता हूं तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो है वो 8 किलोमीटर तक होती है। तो इस प्रकार से सौरमंडल का विस्तार होता है साथियों, ठीक है। न्यूनतम विस्तार ध्रुवों पर होता है, अधिकतम विस्तार कहां होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। तो ऐसा थोड़ा ध्यान रखना। एवरेज हाइट की अगर बात करते हैं तो वो 13 किलोमीटर होती है। फिर देखो ये सौरमंडल की बात थी सारी, तो इसको ध्यान से साथियों आप लोग याद रखना। अगला जो सवाल आ रहा है मैं उसकी ओर बढ़ता हूं। क्या सवाल था? निम्न कथनों में से सही उत्तर का चयन करो। तो यहां पर आपको 3 या 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से आपको जो कथन सही है उसका चुनाव करना है, सत्य कथन का चुनाव करना है, ठीक है। पढ़ो पहला क्या लिखा हुआ है। सौरमंडल में अधिकांश तापमान स्थिर रहता है। अधिकांश तापमान स्थिर रहता है। स्थिर रहता है क्या भाई?
बिल्कुल गलत है, स्थिर हो ही नहीं सकता सौरमंडल के अंदर तापमान। ठीक है, सौरमंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर ध्रुवों से अधिक रहती है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग यही तो बात पढ़कर आए थे कि 0 डिग्री अक्षांश पर जो है सौरमंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर सौरमंडल की ऊंचाई जो है वो 8 किलोमीटर होती है। तो ये बात तो सही है। क्या कह रहा है ये? यही तो कह रहा है कि सौरमंडल की जो ऊंचाई है वो विषुवत रेखा पर ध्रुवों से क्या होती है साथियों? अधिक रहती है। तो सही है, ये तो अधिक ही रहती है, तो दूसरा सही है बिल्कुल। तीसरा पढ़ो क्या लिखा है कि सौरमंडल में सर्वाधिक मात्रा में धूलकण और जलवाष्प होता है, बिल्कुल ठीक है, धूलकण और जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है सौरमंडल के अंदर, तो तीसरा भी सही है। इसका मतलब 2 और 3 वाला कथन सही है साथियों। बी ऑप्शन आपके सवाल का जवाब होगा, पहला ऑप्शन यहां पे गलत है साथियों। ठीक है, चलो अगला जो सवाल है उसकी ओर बढ़ रहा हूं साथियों। सही कथन चुनिए, सही कथन चुनिए मतलब यहां पर जो एक सत्य कथन है उसका चुनाव आप लोगों को करना है। देखो भाई पढ़ो, यहां पे क्या लिखा है कि मध्य मंडल के सीमांत पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। तो 80 डिग्री सेल्सियस से कम होता है भाई, क्योंकि -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वहां पे। ठीक है, फिर अगला पढ़ो एक बार, मध्य मंडल में तापमान समान रहता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तापमान समान नहीं होता। मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ साथियों तापमान घटता है। ठीक है, देखो अगर मैं ये बात कर लूं कि भाई सौरमंडल है, सौरमंडल, ठीक है, उसके बाद आपके समताप मंडल आ गया, और समताप मंडल के बाद आपके मध्य मंडल आ गया, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल हो गया, और आयन मंडल के बाद अंतिम जो मंडल होता है आयतन मंडल या बहीमंडल, एक्सोस्फीयर इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि सौरमंडल के ऊंचाई वाले भाग का जो तापमान होता है वो कितना होता है, वो -45 डिग्री सेल्सियस से लेकर और आपके -80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है ना, -45 से -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ये ऐसे ध्यान रखना आपको। यहां तापमान कितना होता है, -45 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। कहां का बेटा? सौरमंडल के ऊपरी भाग का। समताप मंडल के ऊपरी भाग जहां ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर और तापमान यहां का होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं मध्य मंडल के ऊपर की बात करता हूं तो यहां -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है भाई। ठीक है, और ऊंचाई होती है यहां पर लगभग 80 किलोमीटर, और 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर और कहीं कहीं आपको 640 भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी 400 किलोमीटर की बात करती है भाई। तो यहां जो तापमान होता है आयन मंडल के ऊपरी भाग का वो होता है 1700 डिग्री सेल्सियस, और 5568 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है कहां का? आपके आयतन मंडल के ऊपरी भाग का। ठीक है, तो ये टेम्परेचर की स्थिति है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। तो पहला जो कथन है वो ठीक है कि मध्य मंडल के सीमांत पर, सीमांत का मतलब उसके ऊपरी भाग में, है ना, तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि यहां तापमान जो है वो -100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये लाइन तो बिल्कुल सही, आंसर भी यही होगा फिर तो। अब देखो तीसरा कथन पढ़ते हैं कि मध्य मंडल में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, गलत है। 100 डिग्री सेल्सियस और उससे भी फिर क्या कह रहा है साथियों? अधिक। तो भाई माइनस कहीं लिखा हुआ नहीं है, प्लस में 100 डिग्री सेल्सियस तो बहुत हो गया, तो ये मध्य मंडल का तापमान नहीं होता साथियों, ये भी गलत है। मध्य मंडल में तापमान विचल रहता है। विचल का मतलब क्या होता है भाई? जिसमें परिवर्तन नहीं हो, ठीक है ना, विचल, जिसमें चेंजमेंट नहीं हो विचल, तो विचल नहीं होता, ये चलित होता है। ठीक, तो डी ऑप्शन जो है साथियों वो भी यहां पे गलत हो जाएगा। और एक मध्य मंडल का अच्छा सवाल आता है साथियों कि यहां उल्काओं की राख से निर्मित बादल पाए जाते हैं जिनको निशादीप्त मेघ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? निशादीप्त मेघ कहते हैं। कहां पर मिलते हैं ये अपने को? तो ये मध्य मंडल के अंतर्गत मिलते हैं निशादीप्त मेघ, जो उल्काओं की राख से साथियों निर्मित होते हैं। चलो भाई अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 126 क्या था आपका? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है भाई। पहला लिखा हुआ है यहां पर, क्या कह रहा है साथियों कि ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, बिल्कुल गिरता है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कहां घटता है? एक तो सौरमंडल में और एक मध्य मंडल में। तो सौरमंडल और मध्य मंडल, देखो सौरमंडल 2 बार लिखा हुआ है, एक शोभ सीमा लिखा हुआ है। ठीक है, मध्य मंडल ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब आप सौरमंडल आंसर कर सकते हैं। 2 परतें हैं आपके वायुमंडल की ऐसी जिनमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान गिरता है, एक सौरमंडल और दूसरा मध्य मंडल, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान गिरता है तो सौरमंडल में गिरता है भाई। तो 1 नंबर के साथ आप 4 नंबर को जोड़ो, 4 नंबर 2 जगह आ रहा है। चलो अगला देखो, और ये भी आ रहा है भाई, डी ऑप्शन में भी 3 जगह आ रहा है ये तो। चलो देखते हैं,
बी ऑप्शन देखो क्या लिखा है, रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर परावर्तित करता है। तो ये आयन मंडल है। आयन मंडल की विशेषता है कि पृथ्वी से भेजी गई जो रेडियो तरंगे हैं वो आयन मंडल के द्वारा वापस पृथ्वी की ओर लौटा दी जाती है, जिसके कारण धरातल पर संचार के साधनों का संचालन होता है। तो ये किसका गुण है, आयन मंडल का गुण है। तो दूसरे में ऑप्शन एक आएगा भाई। तो दूसरे में देखो ऑप्शन एक, और जैसे ही हमने ऑप्शन एक ढूंढा अपना आंसर मिल गया अपने को, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, क्योंकि बाकी में दूसरा ऑप्शन जो है वो एक नंबर पे नहीं है। फिर भी आगे और देखते हैं, अधिकांश ओजोन समाहित होती है। तो अधिकांश जो ओजोन परत है, अभी हम पढ़ कर आए थे कि ओजोन परत का अधिकांश जो विस्तार है वो किस में मिलता है, समताप मंडल के अंदर। तो 2 नंबर वाला जोड़ दो इसके साथ। तो फिर देखो 4, एक के बाद 2 नंबर आ रहा है, फिर 3 आना ही है कि तापमान में गिरावट रुक जाती है। कहां पर, शोभ सीमा में। शोभ सीमा को मौसम परिवर्तन की छत कहते हैं, मौसम परिवर्तनों की छत इसे कहा जाता है साथियों। ठीक है, ध्यान से याद रखना, किसको, शोभ सीमा को कहते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये भी आप कह सकते हो कि शोभ सीमा के निचले भाग में, शोभ सीमा के निचले भाग में अत्यधिक तेज वेग की जेट पवनें चलती हैं। कौन सी पवनें चलती हैं, जेट पवनें। तो जेट पवनें कहां प्रवाहित होती हैं, तो शोभ सीमा के निचले भाग में, या पर आप कह सकते हो ऊपरी अधोमंडल के अंदर तीव्र वेग से चलने वाली जो पवनें हैं उनको क्या कहा जाता है, जेट पवन कहा जाता है, जिनकी खोज 1945 में हुई थी। जो यूएसए के बम वर्षक विमान थे, जब वो जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराने जाते हैं, तो उस समय इन पवनों की क्या होती है साथियों, खोज होती है 1945 के अंदर। ठीक है, ध्यान से याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, विषम मंडल। विषम मंडल देखो आपने पढ़ा होगा कि रासायनिक आधार पर वायुमंडल का विभाजन किया गया था सम और विषम मंडल के अंदर। सम मंडल में हम लोग शोभ मंडल, मध्य मंडल और आपके समताप मंडल को शामिल करते हैं, जबकि विषम मंडल के अंदर आयन मंडल और बिही मंडल जो है उसको शामिल किया जाता है। यहां पे क्या लिखा है देखो, ध्यान से पढ़ना कि विषम मंडल की निम्नलिखित परतों को उनकी ऊंचाई के बढ़ते चढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा देखो, आयनीकरण वाला सवाल है, ये आयनीकरण वाली परत है। आपको याद होगा कि आयन मंडल की 4 परतें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, और उन चारों परतों में गैसों का आयनीकरण साथियों होता है। सबसे पहली परत की अगर मैं बात कर लूं तो वो होती है डी परत, फिर डी, ई, फिर एफ और फिर जी। तो डी के अंदर किसका आयनीकरण होता है, नाइट्रोजन का आयनीकरण होता है। ठीक है, उसके बाद आपके ऑक्सीजन का आयनीकरण होता है ई परत के अंदर। उसके बाद हम किसकी बात कर लेते हैं, एफ के अंदर हीलियम की बात कर लेते हैं, हीलियम का आयनीकरण हो जाता है। उसके बाद आपके जी परत के अंदर हाइड्रोजन गैस का आयनीकरण होता है। ठीक है, तो ये आयनीकरण वाला परतों को लेकर ये सवाल बना है साथियों। ठीक है, तो यहां पर देखो अपने को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले अपन लिखेंगे नाइट्रोजन, मतलब ये 2 वाला सबसे पहले आएगा। उसके बाद आपको ऑक्सीजन वाला ऑप्शन ढूंढना है, 4 नंबर पे लिखा है तो 4 ले लिया। फिर आपको हीलियम लेना है 3 नंबर पे, और फिर आ गया 1 नंबर। तो भाई 2 4 3 1, ये जो भी ऑप्शन है ना वही आपका उत्तर है। 2 4 3 1 डी ऑप्शन में आ रहा है विद्यार्थियों, तो यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 4 3 1, क्लियर। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट जो अपना अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 देखें, वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है। देखो मैंने आपको कहा था कि भाई जो अंग्रेजी नाम है ना परतों के, वो आपको विद्यार्थी याद होने ही चाहिए, जरूरी है, क्योंकि अगर याद नहीं रखोगे तो फिर सवाल इस तरीके से आ गया तो फिर क्या करोगे। तो यहां देखो आपका क्या बताना है कि वायुमंडल की परतों का सही क्रम बताना है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, तो फिर ओजोनोस्फियर, फिर मीजोस्फियर और फिर थर्मोस्फियर। ओजोनो पहले आ रही है तो नहीं होगा, ट्रोपोस्फियर, फिर बायोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एटमॉस्फियर। तो ये तो कोई परतें नहीं हुई। सबसे पहले देखो ट्रोपोस्फियर आपके शोभ मंडल, और फिर ओजोन परत यानी कि समताप मंडल से रिलेट हो गया, फिर मध्य मंडल हो गया मीजोस्फियर, और फिर थर्मोस्फियर मतलब ताप मंडल हो गया। मतलब इसको आप यूं कह सकते हो, देखो सबसे पहले उसने शोभ मंडल, शोभ मंडल को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, उसके बाद आपके स्ट्रेटोस्फियर आ जाता है, मतलब समताप मंडल। तो समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहेंगे साथियों। अब देखो उसने समताप मंडल का नाम नहीं लिया, यहां पे उसने लिख दिया ओजोनोस्फियर। तो भाई ओजोन परत तो समताप मंडल से ही संबंधित है ना, तो उसके आधार पर आप उसने नाम दे दिया यहां पे समताप के साथ साथ ओजोन, और ओजोनोस्फियर लिख दिया इसको। समझ रहे मेरी बात। तो समताप मंडल की जगह उसने विद्यार्थी को भ्रमित करने के लिए एक शब्द का चुनाव कर लिया, ओजोनोस्फियर। अब ओजोनोस्फियर आपको किससे रिलेट करना है, समताप मंडल से रिलेट करना है। जैसे ही आप ये करोगे बन जाएगा आपका। ठीक है, फिर इसके बाद आपको पता है मध्य मंडल आता ही है, तो मध्य मंडल को अपन क्या कहते हैं, मीजोस्फियर। ठीक है, फिर इसके बाद आपके थर्मल स्फीयर। अब थर्मल स्फीयर के 2 पार्ट होते हैं, एक आइनो स्फीयर और दूसरा होता है एक्सोस्फीयर। ठीक है,
ये लो खत्म। तो इस प्रकार से आपको रिलेट करना था। ट्रोपोस्फीयर सबसे पहले, फिर स्ट्रेटोस्फीयर नहीं है तो ओजोनोस्फीयर दे दिया उसने, फिर मेसोस्फीयर लिखा हुआ है, थर्मोस्फीयर, ये थर्मोस्फीयर लिखा हुआ है, थर्मोस्फीयर जिसके दो पार्ट होते हैं, आयन मंडल और बही मंडल, मतलब आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो यहां पर साथियों ए ऑप्शन जो है वो आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना कि निम्नांकित में से वायुमंडलीय संगठन में गैसों का कौन सा आयतन प्रतिशत का सही आरोही क्रम है। ये आरोही अवरोही बड़ा कंफ्यूज करता है एग्जाम्स के अंदर, और ये तो आप ढंग से समझ लो कि आरोही अवरोही क्रम फिर होते कैसे हैं, है ना। अगर हम बड़े से छोटे के क्रम में जा रहे हो आप तो वो अवरोही क्रम होता है, और अगर हम छोटे से बड़े के क्रम में जा रहे हैं तो वो आरोही क्रम होता है, कम से ज्यादा की ओर। ठीक है, तो आरोही का मतलब क्या होता है, कम से ज्यादा की ओर आपको चलना है। यहां पर देखो चार गैसें दी गई हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हीं चार गैसों को ये आगे पीछे करके लिख रहा है। तो इन चार गैसों की अगर मैं बात करता हूं, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, ऑर्गन की और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं इन चारों की बात करता हूं तो इन चारों में सबसे कम क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। तो सबसे पहले भाई हाइड्रोजन का नाम आना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद इनमें से जो सबसे ज्यादा है वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 होगी, तो CO2 इसके बाद आ गई। उसके बाद आप ऑर्गन की बात कर सकते हो, ऑर्गन के बाद आप ऑक्सीजन की बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्रम होगा इसका। ये ऑप्शन आपको जहां मिल रहा है ना वही आपका उत्तर है। देखो कहां मिल रहा है, सबसे पहले देखो आप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आपके ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर CO2। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा देखो ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑर्गन और फिर ऑक्सीजन। ऑप्शन सी जो है ना विद्यार्थियों, ये आपके इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या था देखें। तो क्रम जचाना था, आप जचा सकते थे आराम से इसको, बस हाइड्रोजन को थोड़ा देखना था, कंफ्यूज यही कर रहा है यहां पे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहां पर चार युग्म दिए गए हैं साथियों, इन चारों में से आपको यह देखकर बताना था कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अगर मैं बात करूं वोन एलेन विकिरण मेखला की, तो बहिर्मंडल मतलब एक्सोस्फीयर जो चुंबकीय मंडल है वहां से ये संबंधित होता है। तो पहला तो ठीक है साथियों। दूसरा एप्लेटन परत जो है एफ परत को कहते हैं, तो ये भी मैंने आप आज की ही क्लास में आप लोगों को बताया है। ठीक, आयन मंडल से रिलेट करता है एफ परत। और कैनेली हेविसाइड जो है वो ई को कहते हैं, डी को नहीं कहते। यही आपके सवाल का आंसर है। कैनेली हेविसाइड किसका नाम होता है, डी की जगह किसका नाम आना चाहिए था, ई परत का नाम आना चाहिए था। ठीक है विद्यार्थियों, तो ध्यान से याद रखना बेटा। और मौसमी घटनाओं की छत जो है वो किसको कहते हैं, ट्रोपोपास। तो ये बिल्कुल सही है। सो ट्रोपोपास का मतलब क्या होता है, शोभ सीमा। तो यहां पर ऑप्शन आपका इस सवाल को लेकर ऑप्शन सी रहेगा। तो साथियों ये भूगोल विषय को लेकर जो सवाल आज के टेस्ट में आप लोगों के लिए रहे उनका सॉल्यूशन था। आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी में नियमित रूप से इसी प्रकार सफलता को ध्यान में रखते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो साथियों। परिस्थितियां कैसे भी हों उनसे हारना नहीं है, उनसे आपको जीत कर बाहर निकलना है। इसी आशा के साथ लगातार लगे रहो अपनी तैयारी के अंदर। आने वाला जो समय है वो आपको बहुत कुछ देखा जा सकता है, बशर्ते आज आप लोग क्या कर रहे हैं ये आने वाला समय जो है वो आपको बता देगा। आज की जो तैयारी है आप लोगों की वो आने वाले रण क्षेत्र में किस प्रकार से आप उसको रखते हो अपनी तैयारी को। ठीक, तो वहां से एक रिजल्ट निकलेगा और वो रिजल्ट बता देगा कि आपकी तैयारी कैसी थी। लेकिन फिर भी आपको जबरदस्त तरीके से लगे रहना अपनी तैयारी के अंदर, क्योंकि आने वाला समय आपको बहुत कुछ देकर जा सकता है। धन्यवाद। अब अगले जो सर हैं वो आपको अगले सवालों के साथ सॉल्यूशन जो है वो करवाएंगे। धन्यवाद। राधे राधे सभी को। देखिए इतिहास, अपने जो एसएसटी में इतिहास के क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे हम। और क्वेश्चन नंबर 101 देखें कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और इन 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद ये मगध राज्य जो वर्तमान बिहार राज्य में थे। तो देखिए हम बात करेंगे इनकी। एक तो मगध ये बिहार में था, दूसरा अंग और तीसरा वज्जी। ये तीन महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान बिहार में स्थित थे। तो देखिए मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और अंग ये इसका पड़ोसी अंग, राजधानी चंपा, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है कि मगध साम्राज्य के उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था। देखिए जिसने उसे अन्य महाजनपदों से श्रेष्ठ प्रदान किया। देखो एक तो मगध की स्थापना में लोह धातु की खोज,
दूसरा कृषि का विकास, और एक NBPW प्रकार के मृद भांड। NBPW प्रकार के मृद भांड, इनका योगदान रहा है। तो इनमें देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि लौह धातु खोजी गई, तो उनसे कृषिगत यंत्र औजार बनाए गए और उनसे कृषि भूमि का विकास हुआ। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें भी, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र पर आधारित था जिसका शासन राजा के बजाय चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था। देखिए एक तो मगध में राजतंत्रात्मक था, कौशल भी राजतंत्रात्मक था, वज्जी था गणतंत्रात्मक। कई सारे गणों का समूह मिलकर शासन चलाते थे और वज्जी ये गणतंत्र। टोटल जो 14 महाजनपद थे, 16 महाजनपद हैं, इनमें 14 तो थे राजतंत्र और 2 महाजनपद थे ये गणतंत्रात्मक। ये 2 गणतंत्रात्मक थे। अगला क्वेश्चन देखें कि महाजनपद काल में श्रेणी शब्द का क्या अभिप्राय था। श्रेणी मतलब व्यापारी या संगठन, व्यापारी और शिल्पकारों का समूह या संगठन, ये कहलाता था श्रेणी। मगध साम्राज्य का पहला महत्वपूर्ण राजा कौन था जिन्होंने अपने वैवाहिक संबंधों और विजय नीतियों से शक्ति का विस्तार किया। देखिए बात हो रही यहां बिंबिसार की। बिंबिसार लगभग 500 रानियां थी इनके, और बिंबिसार ये बौद्ध ग्रंथ महावग्ग कहता है ये बात। बिंबिसार ने कौशल राजा प्रसेनजीत की पुत्री महाकोसला से विवाह किया, की बहन महाकोसला से विवाह, और एक मद्र देश की राजकुमारी सेमा, महाकोसला और सेमा से विवाह किया इन्होंने। तो इनमें देखिए हो जाएगा आपका बिंबिसार शासक हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग कहता कि इनके लगभग 500 रानियां थी और इन्होंने कौशल राज्य के साथ वैवाहिक संबंध किए, कौशल राज्य प्रसेनजीत के साथ, और मद्र देश की राजकुमारी सेमा के से विवाह किया था इन्होंने। अगला, महाजनपदों में से एकमात्र महाजनपद दो गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण भारत में स्थित था। अस्मक, राजधानी पोतन, ये एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी किनारे स्थित था। किस राजा ने मगध की राजधानी राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, गंगा और सोन नदियों किनारे पर थी जो, तो इनमें देखो अजातशत्रु ने तो पाटलिपुत्र बसाया, पाटलिपुत्र को बसाया अजातशत्रु ने, और राजधानी बनाई किसने? उदयन ने राजधानी बनाई। वज्जी महाजनपद एक गणराज्य था जो 8 कुलों का संघ था, और इन 8 कुलों में सबसे महत्वपूर्ण कुल जिसने वज्जी संघ का प्रमुख भूमिका निभाई, इनमें है लिच्छवी। ये वज्जी के लिच्छवी राजा चेटक, शक्तिशाली राजा चेटक का उल्लेख मिलता है इनमें। और कौशल महाजनपद का राजा कौन था? जो भगवान बुद्ध का समकालीन था और जिसने मगध के राजा बिंबिसार के साथ वैवाहिक संबंध किए, कौशल नरेश प्रसेनजीत। कौशल का राजा प्रसेनजीत ये बुद्ध के समकालीन था भाई। नंदवंश का संस्थापक एकराट सर्वशत्रांतक की उपाधि ये गणानंद के द्वारा धारण की गई थी भाई। अरे सॉरी, महापद्मनंद संस्थापक की बात हो रही है, ये तो अंतिम राजा था, सॉरी अंतिम शासक था, और ये था संस्थापक, ये शूद्र था, यानी नापी था, नाई था। शूद्र तो सर्वछत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, और एकराट सम्राट की तरह की उपाधि धारण की इसने। महाजनपद 16 महाजनपदों में से कौन से महाजनपद भारत की वर्तमान राजनीतिक सीमा से बाहर उत्तर और पश्चिम में स्थित है? तो देखिए एक तो इनमें हो जाएगा कंबोज और गांधार। कंबोज ये तो है कश्मीर, और गांधार ये है पाकिस्तान में।
बुद्ध काल में करों का निर्धारण कृषि उत्पादन के कितने भाग पर किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था? उत्पादन का कुल 1/6 भाग। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो, जनपद यानी जहां लोग रहते हैं। तो वैदिक सभ्यता में छोटे छोटे लोगों जनों का समूह जनपद। जनों से बना जनपद वह भूमि जहां जनजातीय लोगों ने अपने पद पैर रखे, जनजाति मतलब जनपद कहलाएंगे। और अवंती महाजनपद का प्रसिद्ध राजा चंड प्रद्योत, जो मगध के किस राजा के समकालीन था और उससे संबंधित था? मगध के राजा ने उसके पील या पांडु रोग का इलाज करने अपने राजवेद जीवक को भेजा था। भाई, इन्होंने अपने राजवेद जीवक को अवंती के राजा चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए भेजा था। और अंतिम क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में सबसे पहले किस महाजनपद को मगध साम्राज्य में शामिल किया गया? तो देखिए, जो अजात शत्रु थे, अजात शत्रु ने अंग का विलय मगध में किया। ये अंग का विलय कर दिया गया था और यहाँ राज्यपाल, ये राज्यपाल खुद ही था, अजातशत्रु था यहाँ का राज्यपाल। वैसे मिलाए तो बिंबिसार ने था और अजातशत्रु को यहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अजातशत्रु अंग का राज्यपाल यानी गवर्नर बना था। बाकी देखो, यही क्वेश्चन अपने इतिहास के। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयास एजुएब के इस ऑनलाइन मंच पर। हम लोग आपके साथ में डिस्कस करेंगे जो आपका टेस्ट सीरीज का 2.0 जो टेस्ट सीरीज थी, उसमें एसएसटी में इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में हम आपके साथ में चर्चाएं करेंगे। और काफ़ी अच्छा लेवल आपको दिया गया था। कर्मचारी चयन बोर्ड का जिस तरीके से लेवल रहता है उसी तरीके से आपको ये प्रश्न दिए गए थे और ऐसी उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को कर एग्जाम में काफ़ी अच्छा आप लोग स्कोर कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना क्या कहलाता है? साथियों, इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा उदारीकरण। देश में 1991 के समय, उस समय देश में आर्थिक सुधारों को अपनाया गया जब भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था हुआ करती थी और उससे कैसी अर्थव्यवस्था बनाया गया था? खुली अर्थव्यवस्था। देश में उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव और उस समय देश के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। साथियों, देश में 1991 के अंदर एक मॉडल अपनाया गया था जिसका नाम था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति हमारे देश में अपनाई गई थी। अब देश में जो भी प्रतिबंधित जो व्यापार थे उन व्यापारों पर से प्रतिबंधों को हटाया गया, नियमों को सरल बनाया गया, सरकार की आर्थिक नीतियों का सरलीकरण किया गया। ऐसी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाई? उदारीकरण। तो इसका सही जो जवाब होने वाला है वो रहेगा आपके उदारीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2002 में एमआरटीपी अधिनियम को रद्द कर नया अधिनियम क्या बनाया गया? फेरा, फेमा, प्रतिस्पर्धा अधिनियम या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो जवाब होने वाला है वो रहेगा आपके प्रतिस्पर्धा अधिनियम। गौर कीजिएगा, एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 1969 में इंदिरा गांधी जी के काल के समय में एक अधिनियम लाया गया था, एमआरटीपी एक्ट। इस एमआरटीपी एक्ट को लाने का उद्देश्य एक ही था सरकार का कि देश में किसी भी तरीके से व्यापारिक प्रतिबंध है उनको लागू किया जाए, अर्थात व्यापारियों पर नियंत्रण किया जाए। अधिकतम व्यापार की सीमाएं जो है वो निर्धारित कर दी गई थी और इस एमआरटीपी एक्ट कई वर्षों तक हमारे देश ने इस दंश को झेला और 1969 से और वर्ष 2002 तक यह प्रक्रिया लगातार चालू रही। अर्थात व्यापारियों पर एक सीमा निर्धारित थी कि आप इससे अधिक का व्यापार नहीं कर सकते हैं। वर्ष 2002 में अटल बिहारी जी की सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया और इस एमआरटीपी एक्ट के स्थान पर एक अधिनियम लाया गया था, भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, इंडियन कंपटीशन एक्ट 2002, जिसे 14 अक्टूबर 2003 से लागू किया गया था। ध्यान रख लीजिएगा कि आपसे यूं पूछ लिया जाए कि अधिनियम लागू कब से हुआ, तो 14 अक्टूबर 2003 से। सीधा सीधा एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं, जैसा ये पूछा गया है
कि एमआरटीपी एक्ट के स्थान पर कौन सा अधिनियम लाया गया था? प्रतिस्पर्धा अधिनियम। अर्थात जो व्यापारिक जो सीमाएं थी उनको समाप्त कर दिया गया। अब सीधी सी बात है, जिसमें जितना हो दम उतने का वो व्यापार कर सकता है। तो सही जवाब इसका क्या रहेगा? सी इसका सही जवाब होने वाला है। चलिएगा, अगला प्रश्न है, फेमा अधिनियम लाया गया 1990 में, 1973 में, 2017 में या 2019? देखो साथियों, पहले हुआ करता था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। उस फेरा एक्ट जो 1973 था उसके स्थान पर लाया गया फेमा। सिर्फ यूं पूछा गया इसमें कि फेमा लाया कब गया था? 1999 में, जबकि ये लागू किया गया फेमा 1 जून वर्ष 2000 को। इस बात को आप लोग गौर कर लेंगे। और फेमा एक्ट के तहत कई सारे नियमों में बदलाव किया गया, जिसके तहत जुर्माने की जो 3 गुना जो जुर्माना था पहले, जो 5 गुना जुर्माना था उसको कितना किया गया? 3 गुना किया गया था। और अलग से कोई भी अगर अपराध सिद्ध हो जाता था तो उसके लिए अलग से एजेंसी का गठन किया गया था, जिसके माध्यम से उसका निवारण हो सके। तो सीधा प्रश्न आपसे यूं पूछ लिया जाए कि फेरा एक्ट 1973 के स्थान पर कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो फेमा एक्ट 1999, जो कि हमारे देश के अंदर 1 जून 2000 से लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एमआरटीपी एक्ट कब से लागू किया गया? तो बड़ा सिंपल सा ये इसका जवाब रहेगा 1969, क्योंकि मैंने पिछले प्रश्न में आपको इसका जवाब दे दिया है। इस एमआरटीपी एक्ट की 3 बातें आप लोग ध्यान रख लेंगे। हिंदी में इसको बोलेंगे एकाधिकार प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम। तो इसमें एक डेट आपको ये याद रखनी है कि 18 दिसंबर 1969 को यह संसद से पारित हुआ, लोकसभा और राज्यसभा से। 27 दिसंबर 1969 को इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया, राष्ट्रपति हस्ताक्षर। जबकि 1 जून 1970 को संपूर्ण देश में यह लागू किया गया, संपूर्ण देश में लागू, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और जैसे ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी 2019 में, तो ये वहां भी लागू हो गया। लेकिन किस नाम से हुआ? भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम के नाम से। तो सही जवाब इसका रहेगा 1969। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? देखिए, अब पहली बात तो आप लोग इतना जरूर जान लीजिए कि वैश्वीकरण होता क्या है। जब परिवहन या संचार के माध्यम से किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ में मिलाना या उनके साथ में कोई भी आयात निर्यात करना क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण। या देश की सीमाओं के बाहर जब कोई भी व्यापारिक गतिविधियां की जाती है तो वो किसका भाग होंगे? वैश्वीकरण, या उसको आप भूमंडलीकरण भी कह सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रभाव नहीं है। कई उत्पादों की नीची कीमतें बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जब हम अन्य देशों के साथ में व्यापार करेंगे तो वो देश निवेश करेंगे तो हमारे उत्पादों की कीमतें क्या होंगी? बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। तो ये भी प्रभाव रहेगा। कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, बिल्कुल सही बात है कि जब अन्य देशों से कोई भी प्रोडक्ट हमारे देश में आएगा तो क्वालिटी में क्या होगा? सुधार होगा। जैसे मैं कहूँ आपसे कि पहले हमारे सामने कोई मोबाइल फोन वगैरह जब हम मार्केट में लेने जाया करते थे तो हमारे पास फिक्स था कि सब नोकिया का लेना पड़ेगा या सैमसंग का लेना पड़ेगा। जब से वन प्लस आया, MI आया, एप्पल वगैरह काफी जो फोन आई, हमने अन्य देशों के साथ में जब व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया तो लगातार क्वालिटी में क्या हुआ है? सुधार हुआ। क्योंकि इस मार्केट में टिकने के लिए आपको बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और उसके अलावा नए कामों का सर्जन, देखो वैश्वीकरण होगा, ज्यादा निवेश होगा तो लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। तो ये भी इसका भी क्या है? इफेक्ट है। कौन सा नहीं है? निम्न जीवन स्तर, तो जो लो लिविंग स्टैंडर्ड जो है, इसमें कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? ए इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है, उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, निजी क्षेत्र प्रतिबंध लगाना, आर्थिक प्रणाली को लचीला और सरल बनाना। तो इसका सही जवाब यही रहने वाला है कि जब किसी भी देश द्वारा अपने नियमों तथा नीतियों या प्रशासनिक गतिविधियों का जब सरलीकरण किया जाए तो यही प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। तो इसका मतलब आर्थिक जो इकोनॉमिकली जो सिस्टम है उसको क्या करना है? लचीला और सरल बनाना, बोले तो फ्लेक्सिबल बनाना। चलिएगा, नेक्स्ट, वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? ये एक तरीके से परिभाषा के रूप में ही पूछ लिया गया है। तो केवल घरेलू बाजार को बढ़ाना जी नहीं, ये नहीं हो सकता है। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ देश की अर्थव्यवस्था का एकीकरण, ये इसका सही जवाब होने वाला है। मैं ये कहूं एक देश की अर्थव्यवस्था को किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ना ही क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, देखिए विनिवेश का मुख्य उद्देश्य क्या है?
वित्तीय अनुशासन को मजबूत करना, सरकारी नियंत्रण को बढ़ाना, विदेशी निवेश को कम करना या निजी क्षेत्र पर प्रतिबंधों को लगाना। देखिए सही जवाब इसका जो रहने वाला है वित्तीय अनुशासन को मजबूत करना। सबसे पहले तो यूं पूछा जाए कि विनिवेश होता क्या है, निवेश पर किया गया निवेश क्या कहलाएगा, विनिवेश कहलाएगा। मान लीजिए कोई भी सरकारी कंपनी, जैसे मैं राजस्थान की ही बात कर लूं आपसे, जैसे गंगानगर शुगर मिल है, तो गंगानगर शुगर मिल में जब कोई भी विदेशी पैसा लगे या अन्य और कोई पैसा लगाया जाए तो ऐसा पैसा लगाने से फायदा क्या होगा, तो वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने का मतलब है कि राजस्थान सरकार के राजस्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसका मतलब वित्तीय अनुशासन को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1991 के सुधारों से सबसे कम प्रभावित हुआ। देखो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को हम देख सकते हैं। कभी भी जब कोई भी इकोनॉमी की रिफॉर्म्स किए जाते हैं, आर्थिक सुधार जब किए जाते हैं, तो उसके अंदर अगर कोई सबसे कम प्रभावित होता था वो कौन सा होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र। इस बात को आप लोग ध्यान कर लेंगे, कृषि क्षेत्र। जैसे अब मैं कोरोना की आपसे बात करूं कि 2020 में जब कोरोना आया तो उस समय सर्वाधिक जो इफेक्ट हुआ था वो आपके इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, इस पर काफी प्रभाव पड़ा था। जबकि एग्रीकल्चर जो है उसमें तो ग्रोथ हुई थी, बाकी दोनों ही सेक्टर में क्या हुआ था, लॉस हुआ था, अर्थात उसमें कमी आई थी। तो ये भी कह सकते हैं कि अगर कोरोना में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होता तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा नीचे गिर सकती थी। तो वही बात 1991 में थी कि जब आर्थिक सुधार किया तो सबसे कम जो प्रभाव पड़ा वो कृषि क्षेत्र पर रहा। किसान अपना काम अपनी ईमानदारी से कर रहे थे। अगर कोई इफेक्ट सर्वाधिक पड़ा तो वो एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस जो सेक्टर है, या फिर वो कह सको इन्वेस्ट जो सेक्टर है, उस पर इसका ज्यादा प्रभाव रहा। चलिएगा, अगला प्रश्न है, रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष किया जाता है। गौर कर लीजिए, देखो इसमें प्रश्न जो पूछा गया है किस वर्ष किया गया, ध्यान दीजिएगा। डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1991, 1991। देखो पहली बात तो ये याद रखना कि आपसे पूछा जाए कि रुपए का अवमूल्यन किया क्यों जाता है। जब किसी भी राष्ट्र द्वारा भुगतान संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जब एक देश द्वारा डॉलर के मुकाबले अपने देश की घरेलू मुद्रा में जब कमी कर दी जाए तो ऐसी व्यवस्था अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन कहलाती है। साथियों अवमूल्यन की प्रक्रिया के अंदर निर्यात सस्ते होंगे और आयात महंगे होंगे, और इसका एक ही रीजन है अवमूल्यन की प्रक्रिया जब कोई भी देश अपनाता है, या तो उस देश के अंदर विदेशी पूंजी की क्या आ गई हो, कमी आ गई हो, या उसके निर्यातों में क्या आ गई हो, कमी आ गई। तो निर्यातों को बढ़ाने के लिए, विदेशी पूंजी की प्राप्ति करने के लिए अवमूल्यन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ में यहाँ डिस्कस करूं तो मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो 100 रुपए की है, भारत सरकार ने 5 रुपए का अवमूल्यन किया, तो 5 रुपए का अवमूल्यन किया डॉलर के मुकाबले, तो पहले जो वस्तु 100 की थी अब कितने की मिलेगी, 95 की। तो बाहरी लोग यहां से क्या करेंगे, वस्तु को ज्यादा खरीदेंगे। अब ज्यादा खरीदेंगे तो निर्यातों में क्या होगी, वृद्धि होगी। निर्यात ज्यादा होंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, विदेशी पूंजी का भंडार होगा, हमारे पास में लोगों से क्या आएगा, पैसा आएगा। लेकिन कोई भी राष्ट्र लंबे समय तक इस प्रक्रिया को नहीं अपना सकता। रीजन ये है क्योंकि अगर निर्यात सस्ते हुए तो आयात भी महंगे होंगे। मान लीजिए हम बाहर से कोई प्लास्टिक का सामान, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई भी IT से संबंधित कोई सामान अगर हम बाहर से खरीदते हैं तो पहले जो सामान मान लीजिए 120 रुपए का आ रहा है, हमने 5 रुपए का अवमूल्यन किया तो वो कितने का हो जाएगा, 125 रुपए का। तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि अवमूल्यन की प्रक्रिया कोई भी देश कुछ समय के लिए ही रख सकता है जिससे विदेशी पूंजी या जिससे भुगतान संतुलन स्थिति बन सके। अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे यूं पूछ लिया जाए कि भारत में अवमूल्यन की प्रक्रिया कितनी बार हुई है साथियों, तो 3 बार। एक बार हुआ है 1969 20 सितंबर 1949 को, दूसरा 6 जून 1966 को, और तीसरी बार 1991। और 1991 में 2 बार किया गया था, 1 जुलाई व 3 जुलाई 1991 को। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो 1991, 1991 में रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देता है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, एशियाई विकास बैंक। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है साथियों, जो विश्व व्यापार को जो बढ़ावा देगा जो संगठन वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो हुई थी साथियों गेट के स्थान पर। और यूं पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई है, 1/1/1995, 1995। और एक शहर है मराकस, उस मराकस जो शहर है
उसमें इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसी सम्मेलन में 15 अप्रैल 1994 में घोषणा की गई थी डब्ल्यूटीओ निर्माण की। और ये डब्ल्यूटीओ बना 1 जनवरी 1995 को। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकता? दुनिया भर में अर्थव्यवस्था और समाजों को में बढ़ता एकीकरण, दुनिया का संकुचन, विश्व की संप्रभुता की गहन चेतना, बाजार, राष्ट्र, प्रौद्योगिकी, कठोर एकीकरण। ये साथियों इसका सही जवाब सी होने वाला है, क्योंकि वैश्वीकरण कठोर नहीं, वैश्वीकरण एक सरल रूप है, वैश्वीकरण एक सरल परिभाषा है। चलिएगा, वैश्वीकरण के कारणों में कौन सा कथन सही है? इसमें जो आपको सही वाला कथन बताना है, तो इसका एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है। इसमें सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही होती है। इसका कारण एक विशेष समुदाय है। या वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। देखिए, इसका जो सही जो आपका इसका जवाब रहेगा कि इसका एकमात्र जो कारण है वो आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है। लगातार कोई भी राष्ट्र है वो अपने ही संसाधनों पर निर्भर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए उसे अन्य देशों के साथ में भी क्या करना पड़ता है? व्यापार करना पड़ता है, क्योंकि सभी संसाधन हमारे पास में उपलब्ध हो ऐसा पॉसिबल है नहीं है। चलिएगा, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन असत्य है? साथियों, कभी भी इस तरीके के प्रश्न आपको दिखें तो हमेशा ध्यान रखना कि एग्जामिनर आपसे किस तरीके के प्रश्न कर रहा है। सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है पूछ रहा है, नहीं है, तो आपको ऐसे आपको ध्यान में रखना होगा। तो वैश्वीकरण के पक्ष करोगा जो तर्क है कि इसमें आर्थिक विकास और समृद्धि बढ़ेगी, साहब बिल्कुल नहीं है, तो घटेगी। वैश्वीकरण के समर्थक मानते हैं कि इसमें सांस्कृतिक समरूपता आएगी। समर्थक मानते हैं सांस्कृतिक, देखिए सांस्कृतिक समरूपता नहीं आएगी, इसका आलोचक होते तो समरूप आएगी, तो इसका मतलब ये कथन भी गलत है। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क इसमें सांस्कृतिक समरूपता आएगी, यस, ये इसका सही जवाब रहने वाला कि वैश्वीकरण के आलोचक जो है इन्होंने जो ये तर्क दिया है कि इसमें सांस्कृतिक समरूपता क्या होगी? आएगी, इसका मतलब बढ़ेगी, तो इसका मतलब सी इसका सही जवाब है होने वाला है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण कैसी घटना है? एक बहुआयामी प्रक्रिया है, एकाकी प्रक्रिया है, त्रियामी है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ना एकांकी है ना त्रियामी, ये कैसी है? बहुआयामी। क्योंकि वैश्वीकरण के अंतर्गत हम कई देशों के साथ में क्या करते हैं साथियों? व्यापार करते हैं, कई देशों के साथ में अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का शब्द किसने दिया? पीटर ड्रकर ने, अल्फ्रेड मार्शल ने, थियोडोर लेविट ने, या मैसी पार्सल ने? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि वैश्वीकरण को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही जवाब रहेगा थियोडोर लेविट को। या पूछा जाए कि वैश्वीकरण का जनक किसे कहते हैं? तो रॉबर्टसन को। या वैश्वीकरण के आधुनिक जनक किसे कहते हैं? तो पीटर सदरलैंड को। तो इसका सही जवाब रहेगा थियोडोर लेविट को। नेक्स्ट, एक साइड में कुछ राइटर्स हैं, उनकी पुस्तकें दी गई हैं, और एक साइड में उनके नाम दिए गए हैं, तो हमें ये मिलान कराना है और इसमें सही जो इसका आंसर रहेगा वो हमें ध्यान रखना है। तो जो जगदीश भगवती है, उनकी पुस्तक का नाम था इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और जोसेफ स्टिग्लिच की जो पुस्तक है उसका नाम था मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। ये काफी सारी पुस्तकें मैंने आपको जब क्लास नोट्स हैं आपके, उनमें काफी सारी पुस्तकें लिखाई गई थी। और उल्रिक बेक जो है, उनकी पुस्तक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, और मिल्टन फ्रीडमैन की कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। तो आप इस तरीके से देख लीजिएगा, इसका जो सही जवाब रहने वाला है 2, 1, 4, 3, तो इसका मतलब बी इसका सही जवाब रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट है, भूमंडलीकरण जो करण की अवधारणा है, इसके जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब रहेंगे रॉबर्टसन। 1992 में इन्हें ये पद दिया गया था। तो वह भूमंडलीकरण अवधारणा का जो जनक है वो कहा जाता है साथियों रॉबर्टसन को। और थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दे कि आधुनिक भूमंडलीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो आप इसका याद रखेंगे, आधुनिक जनक पीटर सदरलैंड। पीटर सदरलैंड कौन थे? गेट के अंतिम महानिदेशक तथा WTO के प्रथम जो महानिदेशक थे, ये पीटर सदरलैंड थे, जो कि आयरलैंड के निवासी थे। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में उदारीकरण का संबंध किससे नहीं है? औद्योगिक नीति से है, बिल्कुल है। बैंकिंग क्षेत्र से भी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी है। किससे नहीं है? हरित क्रांति से। हरित क्रांति का उदारीकरण से कोई भी लेना देना नहीं है साथियों। चलिएगा, वैश्वीकरण का आवश्यक अंग क्या है? निर्बाध व्यापार व्यवहार, निर्बाध टेक्नोलॉजी। निर्बाध का मतलब होता है बिना किसी बाधा के, निर्बाध पूंजी प्रवाह, निर्बाध श्रम प्रवाह। तो ये चारों ही कथन जो हैं ये सत्य हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसका सही जो जवाब होने वाला है 1, 2, 3, 4 इसका सही जवाब रहेगा। ये साथियों
इकोनॉमिक्स के आपके सामने जो 20% थे, इन सबका आपके सामने सॉल्यूशन है। अगले पेपर में हम फिर मिलेंगे आपके साथ में। धन्यवाद, थैंक यू।